लेट्स माइट आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइट में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में एशिया में चल रहे छात्र युवा आंदोलनों को अरब स्प्रिंग का रिबूट कहा गया है। यानी जैसे 2010-11 में अरब देशों में जनता ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ सोशल मीडिया की मदद से विद्रोह किया था, वैसा ही कुछ अब एशिया के देशों में दोबारा हो रहा है। लेख बताता है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट रहा है। कहीं संसद भवन जलाए जा रहे हैं, तो कहीं राष्ट्रपति भवनों पर कब्जा किया जा रहा है। ये सब किसी पेशेवर क्रांतिकारी आंदोलन का नतीजा नहीं, बल्कि आम नौजवानों की हताशा है, जिन्हें लगता है कि उनके पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और इंडोनेशिया जैसे देशों में असंतोष सिर्फ महंगाई या बेरोजगारी से नहीं, बल्कि भ्रष्ट और असंवेदनशील सत्ताओं से उपजा है। पुराने वामपंथी और प्रगतिशील आंदोलन जो कभी जनता की आवाज हुआ करते थे, अब बिखर चुके हैं। ऐसे में सोशल मीडिया ही युवाओं का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर उठी आवाजें अब सड़कों तक पहुंच रही हैं, और जब सत्ता हिंसा करती है तो यही आंदोलन और उग्र हो जाते हैं। लेख का कहना है कि एशिया की ये नई पीढ़ी सिर्फ नारे नहीं लगा रही, बल्कि राजनीतिक सबक भी सीख रही है। श्रीलंका और बांग्लादेश में पुलिस की बर्बरता ने आंदोलन को और भड़काया। इंडोनेशिया में एक डिलीवरी ड्राइवर की मौत ने पूरे देश को हिला दिया। नेपाल में भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन गोलियों के बाद हिंसक हो गए। यानी असली चिंगारी सत्ता की दमनकारी ताकत ही है। संदेश साफ है, जनरेशन जी अपनी आवाज खो चुकी है और डिजिटल संगठन को ही राजनीति मान रही है। आंदोलन विकेंद्रित और लचीले हैं, बिना किसी बड़े नेता या पार्टी के। अगर सत्ता ने इन्हें नजरअंदाज किया, तो हालात वैसा ही रुख ले सकते हैं जैसा अरब स्प्रिंग के दौरान देखने को मिला था। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि त्रिनाद और टोबैगो एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। तब ये छोटा सा देश ब्रिटिश साम्राज्य के लिए तेल का सबसे बड़ा सप्लायर था, और तेल ने इसकी किस्मत ही बदल दी थी। मुफ्त शिक्षा, सस्ती बिजली पानी और एक मजबूत मिडिल क्लास। लेकिन अब हालात ये हैं कि तेल उत्पादन लगातार गिर रहा है। बड़ी रिफाइनरी बंद हो चुकी हैं और अर्थव्यवस्था डामाडोल है। सवाल ये है कि देश आगे क्या करेगा, और गहराई में जाकर तेल निकालेगा या हरित ऊर्जा की ओर मुड़ेगा। लेख समझाता है कि त्रिनाद और टोबैगो की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को तेल और गैस पर टिका दिया। नॉर्वे, यूएई जैसे देशों की तरह उसने तेल से मिली संपत्ति को सही तरीके से सेव नहीं किया। अब नतीजा ये है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, कर्ज चढ़ रहा है और ग्रोथ बेहद धीमी हो गई है। कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि अब देश को खेती, पर्यटन और नई इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान देना होगा, वरना ये तेल की बीमारी यानी डस्ट डिजीज का शिकार बना रहेगा। साथ ही लेख ये भी दिखाता है कि पर्यावरण का संकट और बड़ा खतरा है। कैरिबियन क्षेत्र पहले ही जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है। समंदर का बढ़ता स्तर, तेज तूफान और समुद्री प्रदूषण। त्रिनिदाद का हाल ये है कि उसकी प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन दुनिया में सबसे ऊपर है। तेल के रिसाव और गैस के जलने से समुद्री जीवन तबाह हो रहा है, और स्थानीय समुदायों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। यानी यहाँ दिक्कत सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि जलवायु न्याय का सवाल भी है। लेख का असली संदेश यही है, ये निर्णायक घड़ी है। सरकार अभी भी नई ड्रिलिंग के लिए एक्सॉन जैसी कंपनियों के साथ सौदे कर रही है, जबकि कार्यकर्ता कहते हैं कि यही समय है हरित ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय स्रोतों पर फोकस करने का। अगर सत्ता ने पुराना रास्ता चुना, तो ये देश और गहरे संकट में धंस जाएगा, और अगर ये नई राह चुनता है, तो कैरिबियन का उदाहरण बन सकता है कि तेल की आदत छोड़कर कैसे एक छोटी अर्थव्यवस्था नई पहचान बना सकती है।
अल जजीरा में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि अमेरिका में टिकटॉक पर बैन टल सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सीधी बातचीत कर एक ऐसा समझौता करने की कोशिश में हैं, जिससे ऐप अमेरिका में चलता रहे। दरअसल अमेरिकी संसद ने पिछले साल ये कानून पास किया था कि अगर टिकटॉक की मालिक कंपनी बाइट डांस ने अपनी हिस्सेदारी अमेरिकी निवेशकों को नहीं बेची, तो 2025 से टिकटॉक बंद कर दिया जाएगा। अब ट्रंप इस डील को अपने राजनीतिक फायदे के तौर पर भी देख रहे हैं, क्योंकि टिकटॉक ने उन्हें चुनाव में युवा वोटरों तक पहुंचाने में बड़ा रोल निभाया था। लेख बताता है कि प्रस्तावित समझौते के तहत अमेरिकी निवेशक ऐप की 80% हिस्सेदारी ले सकते हैं और बाकी 20% चीनी कंपनियों के पास रहेगी। दिलचस्प बात यह है कि इस सौदे में ट्रंप के सबसे करीबी अरबपति सहयोगी जैसे ओरेकल के लैरी एलिसन और वेंचर कैपिटलिस्ट आंद्रेसन होरोविटिस शामिल बताए जा रहे हैं। यानी ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डील नहीं, बल्कि मीडिया और राजनीति पर असर डालने वाला कदम भी है। आलोचकों का कहना है कि टिकटॉक अगर ट्रंप समर्थक अरबपतियों के हाथ में गया, तो ये युवा अमेरिकियों की राय को प्रभावित करने का बड़ा हथियार बन सकता है। लेख के मुताबिक चीन इस समझौते को लेकर सतर्क है। बीजिंग इसे अपने कारोबार के खिलाफ भेदभाव मानता है, लेकिन आम चीनी नागरिक टिकटॉक की वैश्विक सफलता पर गर्व भी करते हैं। कई लोग मानते हैं कि अगर ये डील न हो जाती है, तो अमेरिका चीन रिश्तों में कुछ नरमी आ सकती है। वहीं अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि सुरक्षा का खतरा असली है, क्योंकि चीन की टेक कंपनियों और सरकार के बीच डेटा का कोई साफ फायरवॉल नहीं है। अंत में लेके इशारा करता है कि टिकटॉक अब सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप नहीं रह गया, बल्कि राजनीतिक ताकत और कूटनीतिक सौदेबाजी का औजार बन चुका है। अमेरिका में 175 मिलियन यूजर वाले इस प्लेटफॉर्म को ट्रंप बचाने की छवि बनाना चाहते हैं, ताकि युवा पीढ़ी के बीच उनकी पकड़ और मजबूत हो। लेकिन असल सवाल यही है, क्या ये सौदा सिर्फ टिकटॉक के भविष्य का है, या फिर अमेरिकी राजनीति और लोकतंत्र की दिशा पर भी असर डालेगा? द वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित संपादकीय में अमेरिका के स्कूलों की गिरती हुई गणित शिक्षा पर चिंता जताई गई है। हाल ही में आए टेस्ट नतीजे बताते हैं, बच्चों की बेसिक मैथ की पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही है। 2013 तक जहां बच्चों का प्रदर्शन सुधर रहा था, वहीं अब नतीजे उल्टे गिरावट ला रहे हैं। 8वीं, 12वीं और चौथी कक्षा हर स्तर पर बड़ी संख्या में बच्चे बेसिक लेवल से भी नीचे हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि चेतावनी है कि अमेरिका की आने वाली पीढ़ी संख्या और तर्क जैसी बुनियादी समझ में पिछड़ रही है। लेख बताता है, इस गिरावट की जड़ें कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था के रवैये में छिपी हैं। कई राज्यों ने स्टैंडर्ड टेस्ट को खत्म कर दिया या फिर पासिंग लेवल नीचे कर दिए, ताकि स्कूली नतीजे अच्छे दिखें। कोविड के बाद तो स्कूलों ने बच्चों की परेशानी देखकर पढ़ाई आसान कर दी, यानी चुनौती बढ़ाने के बजाय मानक और नीचे कर दिए। रिपोर्ट कहती है, ये बच्चों के लिए सही कदम नहीं था, क्योंकि असलियत कॉलेज और नौकरी की दुनिया में सामने आती है, जहां कमजोर नींव तुरंत पकड़ी जाती है। लेख ये भी बताता है, कई जगह बच्चों को जल्दी ही कमजोर ट्रैक में डाल दिया जाता है, जिससे उन्हें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। 8वीं तक हर बच्चे को अलजेब्रा पढ़ाने का सुझाव दिया गया है, ताकि बुनियाद मजबूत हो। लेकिन यहाँ भी बराबरी के नाम पर कई जिलों ने 8वीं का अलजेब्रा हटा दिया है। इसके अलावा गणित पढ़ाने के तरीके पर भी बड़ी बहस है। पारंपरिक शिक्षक चाहते हैं कि बच्चों को बेसिक फॉर्मूले और मैथ की प्रैक्टिस सीधा सिखाई जाए, जबकि प्रगतिशील खेमों को लगता है कि इससे बच्चों की जिज्ञासा मर जाएगी। नतीजा ये है कि कमजोर बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस मुश्किल में एक और चुनौती है, गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों की कमी। रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 2020 के बीच गणित शिक्षक बनने वालों की संख्या 36% घट गई। लेख का निष्कर्ष साफ है, अगर अमेरिका की राजनीतिक और शैक्षणिक व्यवस्था ने अभी भी इसे गंभीरता से नहीं लिया, तो आने वाले वक्त में न सिर्फ बच्चों का, बल्कि देश की बौद्धिक क्षमता का भी भारी नुकसान होगा। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन